बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम जमात पंजुम की किताब मुआशरती उलूम के सबक नंबर 4 तारीख का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मिस्री तहजीब। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मिस्री तहजीब की रोज़मर्रा ज़िंदगी, मुआशरे और सकाफत के अहम पहलुओं को बयान कर सकें। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे आज मिस्री तहजीब के बारे में। मिस्री तहजीब शुमाल मशरकी अफ्रीका में दरियाए नील के किनारे आबाद थी। इसी वजह से इस तहजीब को वादी नील की तहजीब भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया का सबसे तवील दरियाए नील बहता है। ये दरिया मिस्रियों के लिए ज़राअत, तिजारत और आमदोरफ्त का एक अहम जरिया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे मिस्री तहजीब की रोज़मर्रा ज़िंदगी, मुआशरत और सकाफत के अहम पहलुओं को कि मिस्री तहजीब में लोगों के पेशे क्या थे। मिस्री तहजीब का सबसे पुराना और बुनियादी पेशा ज़राअत था। किसान गंदम, जौ, सन, अलसी और सब्जियां वगैरह काश्त किया करते थे। मिस्री ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए दरियाए नील में आने वाले सैलाब का इंतज़ार किया करते थे। यानी जब भी दरिया नील में सैलाब आता था तो वो ज़रख़ेज़ मिट्टी लाकर मिस्रियों के मैदानों में, खेतों में बिछा देता था। कदीम मिस्र के लोग मेसोपोटामिया और वादी सिंध जैसी दूसरी तहजीबों के साथ भी तिजारत किया करते थे। ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। मिस्री तहजीब में ख़ानदानी ज़िंदगी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम था जिसमें ख़ानदानी ज़िंदगी को बहुत अहमियत हासिल थी। वालिद को घर के सरबराह का दर्जा हासिल था। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के तहत लोग ज़िंदगी गुजारते थे। ख़वातीन को भी हकूक़ हासिल थे, हत्ता कि ख़वातीन को जायदाद में भी विरासत मिलती थी। बच्चे खेल कूद के साथ साथ बड़ों के साथ काम काज में मदद किया करते थे। अब हम जानेंगे लिबास के बारे में। मिस्री आबो हवा गर्म होने की वजह से वहाँ के लोग बारीक और हल्के रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। मुआशरे में समाजी हैसियत और अमारत के मुताबिक लिबास के अंदाज मुख्तलिफ भी होते थे। ग़िज़ा कैसी इस्तेमाल करते थे, इस बारे में अब हम जानेंगे। कदीम मिस्री अहम ग़िज़ाई अज्जा मसलन रोटी, सब्जियाँ, फल, मछली और कभी कभार गोश्त का इस्तेमाल किया करते थे और शहद को वो मिठास के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब हम जानेंगे मिस्री तहजीब के मुआशरती निज़ाम के बारे में। मिस्री मुआशरती निज़ाम में दर्जा बंदी थी। सबसे ऊपर बादशाह यानी फ़रौन का दर्जा था, उसके बाद रईस, उमरा और फिर दिगर दर्जा बंदी में मजहबी पेशवा, कातिब, कारीगर और किसान शामिल होते थे। मिस्री तहजीब में गुलामी का तस्वर मौजूद था, लेकिन उस वक्त की दीगर तहजीबों के मुकाबले में ज़्यादा वसी पैमाने पर नहीं था। अगर हम बात करें ख़वातीन के किरदार की, तो मिस्री मुआशरे में ख़वातीन को बहुत अहम मुकाम हासिल था। उन्हें बहुत से हुकूक और आज़ादियाँ हासिल थीं जो दीगर तहजीबों में ख़वातीन को हासिल नहीं थीं। उनको जायदाद में विरासत का हक दिया गया था। मुख्तलिफ शोबों में वो काम कर सकती थीं, मजहबी रसूमात में वो हिस्सा ले सकती थी और हत्ता कि वो इक़्तिदार के ओहदों पर भी फाइज हो सकती थी। मशहूर हुक्मरान मलका क्लोपेट्रा का ताल्लुक भी मिस्री तहजीब से था। अब हम बात करेंगे सकाफत के बारे में। सकाफत में सबसे पहले हम देखते हैं मजहब। कदीम मिस्री तहजीब में मजहब को अहम मुकाम हासिल था। मिस्री बहुत से देवताओं और देवियों की पूजा किया करते थे और उनके लिए मंदिर और अहराम बनाया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि मिस्रियों की मजहबी रसूमात बहुत पेचीदा थीं। अब हम बात करेंगे तहरीर और ज़ुबान के बारे में। मिस्रियों ने इब्तदाई तहरीरी निज़ामों में एक हायरोग्लिफिक्स निज़ाम को मुतारफ़ करवाया। उन्होंने सरकंडे के ब्रश और स्याही का इस्तेमाल करते हुए पेपरस की छाल पर लिखना शुरू किया। हायरोग्लिफिक्स अंदाज़े तहरीर को यादगारी नोशाजात, इंतज़ामी दस्तावेज़ात और मजहबी मतन वगैरह तहरीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ़नूने लतीफ़ा और फ़न तामीर की अगर हम बात करें तो मिस्री अपनी मुतासिर कुन सलाहियत की वजह से अहराम, मंदिर और मकबरों की तामीर के लिए बहुत मशहूर थे।
انہوں نے پیچیدہ فن پارے بھی بنائے، ان میں مجسمے، دیواروں کی پینٹنگز اور زیورات شامل ہیں۔ آرٹ کے شعبے میں اکثر فرعونوں، دیوتاؤں اور روزمرہ زندگی کے مناظر کو دکھایا جاتا تھا۔ اب ہم بات کریں گے حنوط سازی کے بارے میں۔ مصری تہذیب کی ایک اہم علامت حنوط سازی تھی۔ مصریوں میں تدفین کے وسیع طریقے موجود تھے اور وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مرنے والوں کی لاشوں کو حنوط کر دینے کے حق میں تھے اور ان حنوط شدہ لاشوں کے لیے خوراک، سامان اور تحریریں بھی ان کے احرام میں دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب مردہ دوبارہ سے زندگی پاتا ہے تو اس کو ان تمام اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فرعونوں اور امراء کی موت کے بعد ان کے نوکروں اور ان کے غلاموں کو بھی ان کے ساتھ احرام میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔